अगर स्किप करना चाहते हो तो पहले रुक जाओ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। उसके बाद देखो, ये जो वीडियो आपका है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर मैट्रिक बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, बिहार बोर्ड का, तो इसमें 80 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और इस 80 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन एज इट इज आ जाएगा। और इस 40 क्वेश्चन से आपके रिजल्ट में कितना फासला आ जाएगा, इससे आपको 30 नंबर पासिंग रहता है, आपका 40 नंबर से ही पास हो जाएगा। तो सोचिए कितना बेनिफिट रहने वाला है। साइंस का यह एक वीडियो आपके अभी तक के पढ़ाई पे पानी फेरने वाला है। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल में जाइए और प्लेलिस्ट में सभी इसी प्रकार के सभी सब्जेक्ट का विषय आपको देखने को मिल जाएगा, और ज़रूर देख लीजिए। और देखने के बाद आपको कितना मज़ा आने वाला है खुद आपको पता चलेगा। आपको किसी भी चैनल में ऐसे करके कोई नहीं बताएगा। और ये जो एनालिसिस वीडियो है आपके पास समझिए गया है तो आप बहुत ही लकी हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिना स्किप किए आप लोग जरूर देखिएगा, पूरा क्वेश्चन एज इट इज आपके एग्जाम से ही है, समझ लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमारा, सूर्य और अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है, यानी जो सूर्य है और अन्य तारे हैं उनमें ऊर्जा किस माध्यम से होता है। तो ये आपका जो होता है संलयन के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी ऊर्जा जो सूर्य में पाया जाता है और तारों में पाया जाता है ये संलयन माध्यम के रूप में रहता है, और संलयन विधि के तहत उसमें स्टोर रहता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। यानी इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है आपको ये बता देना है। तो दर्पण सूत्र के लिए इसमें आपको पता है कि जो फोकस होता है सेम, यानी वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है और प्लस वाला होता है। तो सबसे पहले ये बात जरूर देख लीजिएगा आप लोग। तो इसमें देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी 1/f इज इक्वल टू होता है 1 + v + 1/f। और इसमें आपको देखिए कन्फ्यूजन के लिए, देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं थोड़ा गड़बड़ कर जाते हैं। देखिए सेम टू सेम इधर भी लिखा हुआ है, लेकिन इसमें आपका जो v है ऊपर दे दिया है, इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। इसमें माइनस नहीं होगा, ये लेंस का फॉर्मूला हो जाता है, और इसमें u को ऊपर कर दिया है। तो आप बारीकी से चाहें तो एलिमिनेशन मेथड द्वारा भी आसानी से कर सकते हैं। दर्पण सूत्र के लिए 1/v, और v हमारा होता है प्रतिबिंब दूरी, और ये प्रारंभिक वस्तु दूरी, और उसके बाद से फोकस दूरी। ए नंबर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला, टिंडल प्रभाव देखा जाता है, यानी टिंडल प्रभाव कहाँ देखा जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ये अक्सर आपको जंगलों में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। यानी तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, यह किस सिद्धांत के कारण ऐसा होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि अपवर्तन का सिद्धांत। अपवर्तन का सिद्धांत यानी अपवर्तन के सिद्धांत के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अपवर्तन खुद कहता है कि कोई वस्तु अपनी स्थिति से पहले या बाद में या फिर थोड़ा उतार चढ़ाव करके दिखाना, यह अपवर्तन का सिद्धांत कहता है, और अपवर्तन के माध्यम से ही ऐसा संभव होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। यानी अगर सामान्य आँख होगा तो उसके रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह किस प्रकार का बनता है। तो आप लोग पता होना चाहिए, इसमें कहीं भी होगा, सीधा नहीं बन सकता है, सीधा नहीं बन सकता है, ठीक ना। और सीधा नहीं बन सकता है तो उल्टा बनेगा। तो देखिए यहाँ भी उल्टा है और यहाँ भी उल्टा है, लेकिन उल्टा दोनों में है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब नहीं बनता है, वास्तविक बनता है। ये ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक ना। और रेटिना कहाँ पाया जाता है, तो आंखों में पाया जाता है, ठीक ना। ये बात आपको पता होना चाहिए। 6 नंबर क्वेश्चन, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रभावित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान बताना है। यानी 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रभावित कर रहा है, तो आपका एम्पियर कितना होगा, कितना बिजली आपका खर्च होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मात्र 2 एम्पियर, ठीक ना। क्योंकि 1 मिनट इक्वल टू 60 हो जाएगा, और हम 60 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना बार में जाएगा, 2 एम्पियर।
इसीलिए किलोमीटर 8 घंटा में होता है ना, इसीलिए ये हो जाएगा हमारा 2 एम्पियर का विद्युत खपत हो जाएगा। अगला है किस उपकरण में धन और ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता, यानी कौन ऐसा उपकरण है जिसमें ना धनात्मक दिखे, ना एनोड दिखेगा, ना कैथोड दिखेगा, साधारण शब्दों में कहे तो ये जो आमीटर होता है इसमें भी होता है, वोल्ट मीटर में भी होता है, विद्युत सेल में भी होता है, लेकिन कुंडली जो होता है इसमें नहीं पाया जाता, यानी कोई भी घूर्णी कुंडी बनी रहती है उसमें इसका कोई ऐसा अक्स ही नहीं मिलता है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत का मान क्या होता है। जैसे लघु पतन ओवरडोजिंग हो जाता है, यानी ओवरलोडिंग हो जाता है, जैसे विद्युत हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें ओवरलोडिंग हो जाता है तो क्या होता है, तो उस समय आप बताइए विद्युत धारा का मान में क्या परिवर्तन आएगा। तो ये बहुत अधिक हो जाता है, ठीक ना, बहुत अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने किया था, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरक का खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ये फैराडे थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक उत्तल लेंस होता है, यानी उत्तल लेंस किस प्रकार का होता है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ये किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, यानी अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वह क्या किसके बराबर होता है, तो U/V के बराबर होता है, यानी प्रतिबिंब ये जो आपका हो जाता है डी नंबर सही हो जाएगा। गोलीय दर्पण में फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच का क्या संबंध होता है, यानी कोई भी अगर गोलीय दर्पण है तो उसमें वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच यही संबंध होता है जो R होता है 2F के बराबर होता है, ठीक ना, F बराबर हाफ R होता है। यानी 12 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मानव नेत्र में, यानी मानव नेत्र में क्या होता है। 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा, ये मानव नेत्र जो होता है, मानव का आंख होता है, उत्तल लेंस के भांति कार्य करता है, इसीलिए उसमें वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है, यानी मानव का जो आंख है उसमें वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ये आपका रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और पुतली और आइरिस जो होता है प्रकाश को नियंत्रण का कार्य करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखेंगे जनित्र, जनित्र मतलब जनरेटर, विद्युत जनरेटर जो होता है जनित्र होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी विद्युत जनरेटर जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरक के रूप में काम करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये नाभिकीय ऊर्जा जो है ये बायोगैस का स्रोत नहीं है, बाकी सभी हैं। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन किसका उदाहरण, यानी जो जीवाश्म ईंधन है यह किसका उदाहरण है, ये कोयला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, यानी जहाँ से जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको प्रकाश स्रोत कहते हैं, यानी निकलने वाली प्रकाश उसकी स्रोत है, तो इसीलिए प्रकाश स्रोत हो जाती है। खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है, आप लोग को ये तो सबको पता होना चाहिए, ये सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यानी लाल रक्त जो होता है डेंजर का संकेत होता है। 20 नंबर 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं, ये फॉर्मूला भी हो जाता है। यदि किसी चालक पर 1 जूल में 1 सेकेंड में 1 जूल धारा प्रवाहित किया जाता है तो बराबर क्या होता है। 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1 वाट होता है, यानी 1 वाट इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर क्वेश्चन चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है। अब चुंबक जो होगा उसके सजातीय और विजातीय दो होते हैं, तो सजातीय ध्रुव के बीच क्या होता है, तो चुंबक का जो सजातीय ध्रुव होता है उसके बीच प्रतिकर्षण होता है, यानी समान जो
अक्ष होते हैं, यानी नॉर्थ नॉर्थ में हमेशा नहीं जुट सकता है। तो सजातीय अंकों के ध्रुवों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण का बल होता है। 21 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है 22 नंबर, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, यानी विद्युत मोटर विद्युत को किस रूप में परिवर्तित करता है, बस ये चीज़ देखना है। तो विद्युत है, विद्युत है, देखिए जो विद्युत होगा तो उसमें विद्युत होना चाहिए, विद्युत विद्युत। अब विद्युत ऊर्जा को कहाँ बदलेगा, तो विद्युत ऊर्जा ये रसायन, देखिए विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में बैटरी बदलता है, लेकिन ये आंतरिक ऊर्जा में बदलेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब विद्युत ऊर्जा को अंदर क्या कर देता है, बदल करके उसे बॉल जलाने का कार्य करता है जनरेटर। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है लेंस की क्षमता डायोप्टर का मात्रक क्या होता है, यानी लेंस का क्षमता तो डायोप्टर होता है, आपको पता होना चाहिए, लेकिन इसका जो मात्रक है एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये आपका मीटर पर स्क्वायर हो जाता है, सॉरी मीटर प्रति मीटर हो जाता है, यानी m⁻⁻1 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद से 23 नंबर के बाद हम लोग चलेंगे, कह रहा है 24 नंबर, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, यानी आकाश हमको नीला क्यों दिखाई पड़ता है, तो नीले रंगों का प्रकीर्णन हो सकता है, यही तो होगा ना जिसकी वजह से दिखाई देगा। तो प्रकीर्णन का मतलब होता है आना, तो प्रकीर्णन मतलब आता है, परावर्तक मन टकरा करके जाता है, तो प्रकीर्णन इज द करेक्ट आंसर, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन, नीले रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश जो है नीला दिखाई देता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरक का खोज किसने किया था, यानी विद्युत चुंबक का जो प्रेरक था उसका खोज किसने किया था, तो ये फैराडे थे, ऑप्शन नंबर ए। फैराडे जो थे विद्युत से संबंधित थे और विद्युतीय चुंबक से संबंधित थे। 26 नंबर, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर हो तो दर्पण होगा, यानी प्रतिबिंब जो होगा अगर दर्पण के समान होगा, सॉरी वस्तु के समान होगा, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, तो ये हो जाता है समतल पर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोवाट बराबर होता है, यानी 1 किलोवाट जो है कितना के बराबर होता है, 27 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ये 3.6 10 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है, यानी 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। दैट इज द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस, एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है, यानी जो एथेनोइक है, एथेनोइक अम्ल है, उसके सामान्य नाम क्या है, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपके एसिटिक अम्ल के नाम से भी इसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे कि कह रहा है क्वेश्चन नंबर, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं, यानी सा रे गा मा प ध नि सा, ये जो आपके स्वर हैं इनकी संख्या कितनी होती है, तो आप देख लीजिए 28 1 29 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, इनकी संख्या, स्वरों की संख्या 7 होती है। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति होती है, यानी जो खाद्य सामग्री अगर हम रखेंगे कोई ऐसे वायुरोधी बर्तन, तो उसमें क्या प्रवृत्ति होगी, तो ये हो जाता है, जो प्रवृत्ति होगा उपचयन की वह धीमी पड़ जाती है, उपचयन की प्रकृति धीमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अवक्रिया में कौन सा कथन सही है, यानी ये जो अवक्रिया है कौन सी ऑक्सीकारक है, नाइट्रोजन है, अवकरण है, या इनमें ए और बी है। 31 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कॉपर में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, ऑक्सीकरण हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिल्वर ऑक्साइड का रंग होता है, यानी जो सिल्वर ऑक्साइड होगा उसका कलर कैसा होगा, तो ये सफ़ेद होगा, चांदी से ही मिला लीजिए, सफ़ेद है तो सफ़ेद होना चाहिए। समीकरण इसको अगर हम इससे क्रिया करवाते हैं तो किस प्रकार का संयोजन कहलाता है, यानी देखिए इसमें कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से टूट करके होते हैं, तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही हमारा जवाब हो जाएगा वियोजन, यानी वियोजन एक दूसरे से अलग होकर के 20 यानी सेपरेट होकर के बन रहे हैं, इसीलिए वियोजन इसका अभिक्रिया को कहते हैं। ठीक ना, उत्पन्न किया है, एक ही में से अलग अलग
रूप निकले हैं, वियोजन अपक्रिया हो जाए। किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? 34 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाता है फेरस ऑक्साइड। फेरस यानी Fe3O4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारे शरीर का पीएच मान परास किसके बीच होता है? यानी मानव शरीर के पीएच मान जो होता है बॉडी का, या परास जो होता है 7.0 से लेकर के 7.8 के बीच होता है। 36 नंबर बेकिंग पाउडर, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, भी जितना कहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होता है? 36 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NaHCO3, यानी NaHCO3 इज द करेक्ट आंसर। 37 नंबर निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? अब आयनिक यौगिक कौन सा इसमें हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका आयनिक यौगिक हो जाएगा। 37 नंबर का सी, कैल्शियम क्लोराइड आयनिक यौगिक के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कौन ऐसा है जो ऑक्सीजन से कोई संयोग नहीं करता है? 38 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ये आपका गोल्ड हो जाता है, सोना। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, यानी जो शुद्ध सोना होगा कितने कैरेट में व्यक्त किया जाता है? तो ये आपका 39 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 24 कैरेट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है? यानी हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 40 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3.03% हो जाएगा। ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन 9th क्लास में भी दिया है, समझ लीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है, यानी जो तेजाब है सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसका अणु सूत्र क्या होता है? तो ये आपका हो जाएगा H2SO4, ऑप्शन नंबर बी। कार्बोसिलिक एसिड समूह है, यानी कार्बोसिलिक, अब सिलिक जो भी शब्द आता है उसका समूह के अंत में क्या होना चाहिए? तो ये आपका 42 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बोसिलिक में हमेशा आप क्या देखिएगा, COOH होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितनी परमाणु की संख्या होती है? यानी ओजोन जो होता है O3 होता है, और O3 का मतलब कितने परमाणु हो गए? 3 हो गए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आवर्त सारणी में कितने आवर्त यानी क्षैतिज पंक्तियाँ कितनी होती है? 44 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 18, यानी 7, 18। अगला है सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हेमाटाइड या अथवा हेमाटाइड, यह किसका नाम है? यानी सल्फेट अर्ध हाइड्रेट यानी आधा CaSO4 ½ यह हेमीहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो जाएगा। ये भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ठीक ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला ये हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना आता है? यानी ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है यह कितना होता है? 46 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ये 8 होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? यानी 1 पिको अगर पिको का बात करें तो पिको मतलब होता है 12, और 12 देखिए किसका पावर है? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। इथेनॉल की क्रियाशील मूलक, इथेनॉल का क्रियाशील मूलक इनमें से कौन सा है? तो 48 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये इथेनॉल का है, ऑप्शन नंबर नॉल और एल्डिहाइड कीटोन और एसिटल्डिहाइड, यानी एथेनॉल का OH हो जाता है, एल्कोहल OH, एथेनॉल में आ जाएगा नॉल का शब्द का जो प्रतीक चिन्ह होता है OH होता है, सिंगल वर्ड OH, ठीक ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? यानी जो प्रतिक्रिया में भाग लेगा उस पदार्थ को किस नाम से जाना जाता है? तो अभिकारक, यानी अभी वही तो कार्य कर रहा है, इसीलिए उसको अभिकारक के नाम से जाना जाता है। अभिकारक इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक, यानी सोडियम क्लोराइड जो होगा वही साधारण नमक कहलाता है, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
NaCl साधारण नमक का सूत्र होता है। ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुख्य बायोगैस है। अब बायोगैस का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण हो जाता है, तो ये आपका मीथेन हो जाएगा, CH4 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पोटेशियम के परमाणु संख्या कितनी होती है, यानी 52 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पोटेशियम के 19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस अबाउट कौन दुर्बल अम्ल है, यानी कौन इसमें से दुर्बल अम्ल है। 53 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा जिसमें ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा होता है, यानी CH3COH, यह आपका दुर्बल अम्ल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, बाकी सब प्रबल है इसके अपेक्षा। अगला है कार्बन क्या है, कार्बन धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं, यानी 54 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यह एक अधातु होता है। अगला है नर युग्म और मादा युग्मक के संयोग को क्या कहते हैं, तो ये आप देखिए, सबसे पहले यहाँ से बायोलॉजी का क्वेश्चन स्टार्ट हो जा रहा है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग को निषेचन कहते हैं, और 55 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जाइगोट, और निषेचन के माध्यम से जाइगोट बनता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी जीव की जीनी संरचना होती है, यानी किसी जीव की जीनी संरचना के बारे में बात करें तो ये कैसी होती है, तो ये होता है जीन प्रारूप या जीनोटाइड होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र की तृतीय उपभोक्ता कौन है। अगर जमीन की बात करें तो इसके तृतीय उपभोक्ता के रूप में कौन जाना जाता है, तो इसमें सांप हो जाएगा, यानी सांप इज द, यानी सर्प इज द करेक्ट आंसर। सांप को सर्प कहते हैं। अगला है रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होगा, तो एनीमिया हो जाता है। टीबी से कोई ताल्लुक नहीं है इसमें। मधुमेह तो आपका ये हो जाएगा हाइपर, ये एनीमिया, यानी 58 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएगा। कवक में पोषक की कौन सी विधि होती है, यानी जो कवक होता है कौन सी पोषी होता है, तो 59 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा ये मृद पोषी होता है, यानी कोई भी मरे जीवों पे ये आसानी से उगाते हैं। ऑक्सीजन क्या है, यह पौधों में पाया जाने वाला है, ऑक्सीजन मत समझ जाइएगा, ये ऑक्सीजन है। यानी 60 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यह एक पौधों का हार्मोन होता है जिसे पौधे आसानी से वृद्धि करते हैं, ऑक्सीजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मानव में डायलिसिस थैली होती है, तो ये आपकी किडनी के खराबी की वजह से डायलिसिस की प्रक्रिया होती है, और नेफ्रॉन, ये काम नेफ्रॉन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भोजन का पाचन किस प्रकार की प्रक्रिया है, यानी भोजन जो पचता है वह किस प्रकार का प्रक्रिया है। 62 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब देगा ये उपचयन की प्रक्रिया है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, अभी जस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, वह जायगोड या फिर निषेचन कहलाता है। 63 नंबर क्वेश्चन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। अब एक लिंगी पादप का उदाहरण इनमें से कौन हो जाएगा, तो आपका पपीता होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा प्रजनन कौन करता है। 65 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हम लोग हो जाएगा कि ईस्ट जो होता है मुकुलन के माध्यम से प्रजनन का काम करता है। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जिसका नाम है मादा एनफ्लीज किस तरह के जल में पाए जाते हैं, तो ये गंदे जलों में पाए जाते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है ये साफ जल में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती हैं, तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती हैं। स्ट्रेटोस्फीयर इसका सही जवाब हो जाएगा, स्ट्रेटो। ठीक है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ग्रहण करने वाला होता है, यानी ऊर्जा को ग्रहण करने वाला कौन होता है, तो ये 69 का सही जवाब हो जाएगा उत्पादक होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन और लास्ट स्लाइड है, 10 क्वेश्चन शायद होंगे इसमें, ठीक ना। 10 क्वेश्चन को हम लोग इजीली कर लेते हैं। अभी कह रहा है एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट क्या है, यानी एटीपी। एटीपी क्या है, 70 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा यह ऊर्जा का वाहक भी करता है, यानी ऊर्जा का संग्राहक भी होता है, ठीक ना। ऊर्जा संग्रहण का कार्य भी करता है, और ऊर्जा वाहक भी होता है, और ऊर्जा का सिक्का भी होता है, यानी इनमें से सभी सही हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक, यानी स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से कौन सा आवश्यक हो जाता है, तो ये आपका
जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, उसे क्लोरोफिल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, यानी उपर्युक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। 72 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ये ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है, यानी शुक्राणु कहाँ बनते हैं, तो ये आपके शुक्रवाहिका में बनते हैं। अगला है ओजोन परत पाया जाता है, अभी जस्ट हम लोग अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। 74 नंबर क्वेश्चन का हिंदी में ये हो जाता है वायुमंडल के ऊपरी परत में। अगला है अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, यानी अनुवांशिक जो गुण होते हैं उसका क्या संदेश होता है, तो ये डीएनए के अणु के संदेश का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब आ जाएगा। एक नर हार्मोन है, इनमें से कौन सा एक नर यानी पुरुषों में पाया जाने वाला हार्मोन है, तो ये टेस्टोस्टेरोन है, बाकी सभी स्त्रियों वाला हार्मोन है। अगला है शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी शुक्राणु कहाँ निर्मित होता है, तो ये वृषण में निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, तो ग्रेगर मेंडल जॉन को कहा जाता है। ये मोटर के पौधे पर अपना विश्लेषण किया था। अगला है 2 नंबर को 2 क्वेश्चन और है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है, यानी जो कोशिकीय शैवाल होता है उसमें विसरण के माध्यम से जल का परिवहन होता है। उसके बाद से लास्ट क्वेश्चन है मछली के हृदय कितने कोष्ठों का होता है। 80 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 2 कोष्ठ का, और मानव हृदय जो होता है 4 कोष्ठ का, 4 चैम्बर का होता है। और इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो पसंद आया होगा, और अंत तक बने रहने के लिए आप लोग को धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग। जय हिंद।